नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। देश की राजधानी दिल्ली से बिग न्यूज बिग शो की शुरुआत करेंगे और बताएंगे आपको कि विधानसभा सत्र के दिन क्या कुछ देखने को मिला। विधानसभा सत्र का तीसरा दिन कई मायनों में बेहद खास रहा है। सदन में सीएजी की रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की गई और पिछली सरकार की शराब नीति को कटघरे में खड़ा किया गया। वहीं सदन में कुछ जगहों के नाम बदलने की मांग भी उठी है। बीजेपी विधायक नीलम पहलवान ने नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ करने की मांग की, तो साथ ही साथ आरके पुरम से विधायक अनिल शर्मा ने मोहम्मदपुर गांव का नाम माधवपुर करने की मांग उठा दी है। वहीं आम आदमी पार्टी के 21 विधायक सदन के बाहर प्रदर्शन करते दिखे। दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान और क्या कुछ खास रहा, वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। इसके बाद हमारी दूसरी खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से रहने वाली है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव संगम तट पर पहुंचे। यहां इन सभी नेताओं ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम योगी समेत सभी नेताओं ने गंगा पूजन भी किया। साथ ही गंगा पंडाल में सफाई कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित भी किया। इस दौरान महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको विस्तार से बताएंगे और उसके मायने भी। इसके बाद हमारी अगली खबर महाकुंभ में रेलवे की भूमिका को लेकर रहेगी। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि भारतीय रेलवे ने महाकुंभ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐसे में महाकुंभ के समापन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रयागराज जंक्शन पहुंचे और यहां उन्होंने रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि महाकुंभ के दौरान 16,000 से अधिक ट्रेनें चलाई गई थी। इसके बाद हमारी अगली खबर हरियाणा से रहने वाली है, जहां निकाय चुनाव को लेकर सीएम सैनी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और एक दिन में कई रैलियों को संबोधित करते दिखते हैं। गुरुवार को सीएम सैनी कहां गए, इस दौरान उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए क्या कुछ कहा, ये तमाम बातें हम आपको अपनी विशेष रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिग न्यूज बिग शो का सफर। अगले आधे घंटे में दिखाएंगे आपको ये तमाम खबरें। बिग न्यूज बिग शो की शुरुआत दिल्ली विधानसभा सत्र से करते हैं। गुरुवार को सत्र के तीसरे दिन बीजेपी विधायक नीलम पहलवान ने नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ करने की मांग उठाई, तो आरके पुरम से विधायक अनिल शर्मा ने मोहम्मदपुर गांव का नाम माधवपुर करने की मांग रख दी। इस दौरान बीजेपी के अन्य विधायकों ने आम आदमी पार्टी को कई मुद्दों पर कटघरे में खड़ा किया। यह रिपोर्ट जरा देखें। दिल्ली सीएम ऑफिस में भगत सिंह और अंबेडकर की मूर्ति पर छिड़ा विवाद अब तक थमने का नाम नहीं लिया है। गुरुवार को विधानसभा सत्र के दौरान सदन के अंदर और बाहर इस मुद्दे पर राजनीतिक पारा हाई दिखा। बीजेपी विधायक सदन के अंदर से आम आदमी पार्टी पर हमलावर रही, तो नेता विपक्ष आतिशी ने सदन के बाहर से जुबानी हमला किया। जिस तरीके से देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी के चित्र को लेकर के उन्होंने यहां पर राजनीति की है और इस सदन को चलाने में जिस प्रकार की अराजकता हमने देखी थी और आपने नियम और कायदे के कानून के तहत उनको सदन से बाहर भी किया था। लेकिन आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र, उनकी दोहरी चाल चलन, आपको मैं पीछे 2014 में अध्यक्ष जी ले जाना चाहता हूं। 2014 में देश के एक वरिष्ठ पत्रकार, मुझे उसमें नाम लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रणब प्रसून वाजपेयी जी के साथ जिस तरीके का एक स्टिंग ऑपरेशन आया था, उस स्टिंग ऑपरेशन में उस समय के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की आप अगर बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे, जो उनके आपस का कन्वर्सेशन था, वार्तालाप को आप देखेंगे, तो किस तरीके से वो कहते हैं कि मैं भगत सिंह जी के चित्र को और भगत सिंह जी वाले विषय को आगे ले जाकर के बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा और इसको लंबे समय तक टीवी चैनल पर चलाऊंगा। इससे बड़ी भर्त्सना की बात कोई नहीं हो सकती कि आप किस तरीके से अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए
आप भगत सिंह जी जैसे शहीद का भी दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम विधानसभा से सस्पेंडेड हैं, इसलिए हमें विधानसभा परिसर में भी एंट्री नहीं दी जाएगी। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर लोकतांत्रिक है। हाउस के सस्पेंड होना का ये मतलब नहीं है कि विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुस सकते। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी चुने हुए विधायक को विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए नॉमिनेशन भरना है, तो आखिरकार कैसे रोका जा सकता है? इस दौरान बीजेपी के 2 विधायकों ने अपने क्षेत्र का नाम बदलने की मांग उठाई, जिसमें नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ और मोहम्मदपुर गांव का नाम माधवपुर करने की मांग की है। देखिए, हमारे नजफगढ़ का एक इतिहास रहा है कि प्राचीन काल से लेकर अब तक बड़ी अहम भूमिका हमारे नजफगढ़ ने निभाई है। और बादशाह आलम खान ने अपने नेतृत्व में हमारे नजफगढ़ के आसपास के गांव में बड़ी सियासत रची और हिंदुओं का कत्ले आम किया। जब आज हम एक इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि हम अपने क्षेत्र का नाम बदलवा सकते हैं, तो हमें बदलवाना चाहिए। और 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने जो भूमिका निभाई, नजफगढ़ को एक नया नाम दिया, जीवन दान दिया, तो उसके नाम पे हमारे नजफगढ़ का नाम होना चाहिए। खास वजह यही है कि परिस्थिति के हिसाब से नाम फिट नहीं बैठता है और माधवपुरम गांव के लोगों की डिमांड है। जैसे अब मान लो हम विधायक जब बनते हैं तो लोग कहते हैं गली बनना चाहिए, सीवर बनना चाहिए, खरंजा बनना चाहिए। लोगों की डिमांड है कि मोहम्मदपुर गांव का नाम माधवपुरम होना चाहिए, तो हमें लोगों की मांग माननी है। वहीं सदन में बीजेपी के वरिष्ठ विधायक मोहन बिष्ट और कई दूसरे विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी और सरकार से इन परेशानियों को जल्द दूर करने की मांग उठाई। मुस्तफाबाद की समस्याओं को देखते हुए उनको गंगा जल और वहां पे सर जो पाइपलाइन डाली गई थी 1998 में, वो सारी की सारी पाइपलाइनें क्षतिग्रस्त होगी। सर यदि आप उस एरिया को देखेंगे तो आपको लगेगा ये पिछली बार जो सरकार रही थी, जो आपदा को विपदा समझ करके लोगों ने सत्ता से बाहर कर दिया, आज वहां पे डायरिया जैसी बीमारी, पीलिया जैसी बीमारी, अनेक बीमारियां उस क्षेत्र के अंदर फैल रही हैं। मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं, आपके माध्यम से मैं सरकार से, अपनी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, अपने मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, वहां पे तुरंत पानी की पाइपलाइन बिछा दी जाए, जिससे उनको शुद्ध गंगा जल मिले, वो गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर ना हो। हमारे इधर 4 गांव पड़ते हैं। मुनीर का गांव है, बसंत गांव है, मोहम्मदपुर गांव जिसको अब हम माधवपुरम गांव के नाम से भी जान रहे हैं, साथ ही जिस गांव में मैं रहता हूं गांव मोतीबाग। चारों गांव की स्थिति सीवर की इतनी दयनीय है कि वहां 24 घंटे ही मैं कह सकता हूं कि सीवर बहते हैं। साथ ही खाली गांव की ही नहीं, जो हमारा पोश इलाका है, चाहे वो सत्य निकेतन हो, वसंत विहार आनंद निकेतन ही क्यों ना हो, वसंत इंक्लेव ही क्यों ना हो, वहां पर भी सीवर की व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। वहां रोज पिछले जब से हम बने हैं ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जहां पर सीवर ना बह रहे हों। तो पुराने जो विधायिका यहाँ पर रही हैं या पुरानी सरकार, उन्होंने इसके अंदर कोई भी काम नहीं किया। और तो और जो सेक्टर है आरके पुरम के अंदर, जहां पर कोई नई बिल्डिंगें भी नहीं बनी है, नया कोई वो भी नहीं, वहां पर भी सीवर की व्यवस्था, खासकर आरके पुरम सेक्टर 12, आरके पुरम सेक्टर 4, वहां पर भी सीवर का पानी और गंदा पानी मिलके आ रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसके ऊपर तुरंत कोई कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि विधानसभा सत्र के दौरान अंबेडकर और भगत सिंह की मूर्ति के मुद्दे पर हंगामे की वजह से नेता विपक्ष आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के सभी 21 विधायक 3 मार्च तक के लिए सस्पेंड हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब दिल्ली की पुरानी शराब नीति पर आई सीएजी की उस रिपोर्ट की बात करेंगे जिस पर कई दिनों से सियासी पारा हाई दिखता है। बीजेपी नेता इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। विधानसभा के अंदर और बाहर शराब नीति पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
दिल्ली की पुरानी शराब नीति पर सियासी घमासान छड़ा है। बीजेपी इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी बीच सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी विधायकों ने अपने तेवर और कड़े कर दिए हैं। सत्र के तीसरे दिन कैग की रिपोर्ट पर चर्चा की गई। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने नियमों की अनदेखी कर नई शराब नीति बनाई थी, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा है। सियासत की गली में ईमान बिक रहा था, सियासत की गली में ईमान बिक रहा था। जो पहरेदार था वो चोर दिख रहा था। शराब की बोतल में इरादे घुल गए। जनता की दौलत से शीश महल संवर रहा था। यह वही पार्टी है जो ईमानदार पारदर्शिता के दावे करती थी, लेकिन आज भ्रष्टाचार के दलदल में पूरी तरह से अंदर तक डूबी हुई है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट ने दिल्ली की नई शराब नीति में हुए गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को उजागर किया है। कोविड के उस समय में जब मोदी जी और अमित शाह जी इस बात पर लगे हुए थे कि कैसे जल्द से जल्द वैक्सीन इजाद हो, कैसे टेम्परेरी मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाए जाएं कि लोगों को बेड्स प्रोवाइड हों, आम आदमी पार्टी की सरकार अपने मुखिया के नेतृत्व में शराब की वो नीति लेकर के आई जिसमें एक बोतल के साथ एक नहीं, कभी कभी दो भी फ्री देने की पॉलिसी थी। क्या ही अच्छा होता अगर उस समय जब एक मजदूर को मजदूरी नहीं मिल पा रही थी तो पानी की एक बोतल के साथ पानी की बोतल फ्री मिलती, या दूध के एक पैकेट के साथ दूध का एक पैकेट फ्री दिया जाता इस सरकार के द्वारा। लेकिन इस पॉलिसी के तहत शराब की बोतल के साथ चूंकि बोतल फ्री मिल रही थी, तो इसलिए गरीब ने भी उस लालच में घर का सारा पैसा बर्बाद किया, जबकि उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। जिसने दिल्ली के अंदर लोगों का जीना दुर्भर कर दिया। पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह शराब के ठेके खुले, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दी गई। जगह जगह शराब के ठेके खोलते समय मंदिर, गुरुद्वारा, स्कूल, किसी भी बात का ध्यान नहीं रखा गया और सड़कों की ये स्थिति हो गई कि लोग लाइन लगाकर वहाँ शराब के लिए खड़े हो गए। और इस शराब नीति के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ, मुझसे पहले भी वक्ताओं ने बताया कि किस प्रकार 2000 करोड़ से अधिक के राजस्व का नुकसान हुआ, घटिया क्वालिटी की शराब परोसी गई और शराब माफियाओं का कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। ऐसे अनेक भ्रष्टाचार के मामले जो हैं वो शराब नीति के अंदर आए। पिछली सरकार की शराब नीति पर बीजेपी नेता सदन के बाहर भी हमलावर दिखे। सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा और दूसरे विधायकों ने आम आदमी पार्टी को लूट की सरकार बताया। देखिए, दिल्ली जल बोर्ड का हमें मालूम है क्या हाल है, उसमें कितना बड़ा जो है घोटाला तो हुआ ही है। वहाँ पे कितना बड़ा एक अपना पैसे का क्रंच है, डेफिसिट है, उसको पूरा करना, वहाँ के स्टाफ, उन सभी लोगों को 10 साल में नाक काम करने की आदत पड़ गई है, उन सभी को ठीक करना। मैं आज सुबह भी डिफेंस कॉलोनी गया था, जहाँ पर 2 साल से पुलिया नहीं बन रही थी। मैंने वहाँ पे अधिकारी को बोला कि अगले 1 महीने में इसका टेंडर होकर इसका नारियल फूट जाना चाहिए और आने वाले 4 से 5 महीने में पुलिया का निर्माण होना चाहिए। तो जहाँ पर कोई भी इनका आम आदमी पार्टी का एमएलए या मंत्री ध्यान नहीं देता था, हमारी जो है 1 हफ्ता भी नहीं हुआ सरकार बने हुए, हमारी 1 हफ्ते में 10 से ज़्यादा मीटिंग हो चुकी है। सारे अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। देखिए, जो कैग रिपोर्ट है, ये शराब घोटाले की अभी कैग रिपोर्ट आई है, इसमें आज की डिस्कशन बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि बार बार ये कहा जाता था कि घोटाला तो हुआ ही नहीं है। अब तो कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में बता दिया कि किस तरह से शराब आवंटन का काम किया गया, लाइसेंस दिए गए, उन धारकों को दिए गए जिनको मिल नहीं सकते थे क्योंकि वो केजरीवाल जी के दोस्त थे, इसलिए दिए गए। 111 लोग होलसेल का काम करते थे, उसकी जगह पे केवल
3 लोगों को काम दिया गया 71%। ये सारी बातें जो है अब सामने आएंगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। वहीं नेता विपक्ष आतिशी ने स्पीकर पर आरोप लगाया है कि उन्हें सदन के बाहर रखा जाना ठीक नहीं है, जिस पर विधानसभा स्पीकर ने भी पलटवार किया। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम विधानसभा से सस्पेंडेड हैं, इसलिए हमें विधानसभा परिसर में भी एंट्री नहीं दी जाएगी। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर लोकतांत्रिक है। हाउस के सस्पेंड होना का ये मतलब नहीं है कि विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुस सकते। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी चुने हुए विधायक को विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए नॉमिनेशन भरना है, तो आखिरकार कैसे रोका जा सकता है? देखिए, अब उपराज्यपाल के अभिभाषण में उनको डिस्टर्ब करना एक बड़े स्तर की अवहेलना है, सदन की मर्यादा को तार तार करना है। क्योंकि उपराज्यपाल जी का अभिभाषण जो है वो एक महत्वपूर्ण अवसर है और उस समय सदन की गरिमा बनाकर रखना, ये रूल बुक में भी विशेष रूप से इसको इस पर एक विशेष टिप्पणियां और इसकी जो एक सीरियसनेस है, गंभीरता है, वो महत्व का विषय है। इसलिए जब उनको निष्कासित किया गया उससे पहले चेतावनी भी दी गई थी और ये सामान्य प्रक्रिया है। अगर सदन से बाहर निष्कासित होगा कोई सदस्य सदन की अवहेलना करने पर या सदन की मर्यादा को तार तार करने पर, तो फिर वो सदन का अर्थ है विधानसभा परिसर, तो वो परिसर से ही उसको बाहर जाना होगा और जब उनका निष्कासन समाप्त हो जाएगा तो वो बाकायदा सदन के हर हिस्से में हर जगह वो भाग ले सकते हैं। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में दिल्ली की सियासी फिजा में अभी और गर्माहट देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी कुल 13 सीएजी की पेंडिंग रिपोर्ट पेश किया जाना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और अब खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां आयोजित महाकुंभ का 45 दिन बाद समापन हुआ। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे और स्वच्छता अभियान में हिस्सा भी लिया। इस दौरान सीएम योगी ने सफाई कर्मचारियों के साथ दोपहर का खाना खाया और कई दूसरे कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सनातन के सबसे बड़े महाआयोजन महाकुंभ मेला 2025 का समापन हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ मेला के समापन समारोह में भाग लेने गुरुवार को प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने पहले अरैल घाट पर झाड़ू लगाई, गंगा नदी से कचरा निकाला, फिर गंगा पूजन भी किया। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे, जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिन्होंने इस दौरान सफाई कर्मचारियों के साथ भोजन भी किया। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम को भी संबोधित किया और इस आयोजन के लिए प्रयागराज की जनता का आभार जताया। मैं जब यहाँ पर आपका अभिनंदन कर रहा हूँ तो मैं इसके लिए आज प्रयागराज वासियों का भी अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने पिछले 2 महीनों के अंदर बिना किसी संकोच के इस पूरे आयोजन को अपने घर का आयोजन माना। मुझे मालूम है जिस सिटी में 20 से 25 लाख लोग रहते हैं, उस सिटी में अचानक 5 करोड़ 8 करोड़ लोग आ जाएंगे, क्या स्थिति होती होगी। जिस घर में 5 सदस्य रहते हैं, अचानक 10 लोग आ जाए तो हालत खराब होती है, और यहां तो 20-20 गुना लोग आ रहे थे स्थिति में। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और दुष्प्रचार के जरिए आस्था के अपमान का आरोप लगाया। इतना बड़ा समागम प्रयागराज आने की तत्पर दिखाई दे रहा था, लेकिन विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे, अपमानित करने की भाषा का उपयोग कर रहे थे। कोई काहिरा की घटना का दृश्य दिखा करके प्रयागराज को बदनाम करता था,
प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन 28 और 29 की रात्रि को दुखद घटना घटी थी। उन सभी परिवारजनों के प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन बहनों और भाइयों, उसकी आड़ में काहिरा की घटना को, काठमांडू की घटना को, किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही थी। जनसभा को संबोधित करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में नाव चालकों से भी बातचीत की और हर नाव चालक को 5 लाख रुपए की बीमा योजना का लाभ देने का ऐलान किया। साथ ही जिन लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है, उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर देने की बात कही। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा है, किसान हो या किसान के परिवार का व्यक्ति या खेती करने वाला कोई भी व्यक्ति, अगर किसी आपदा की चपेट में आता है तो 5 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को देते हैं। ऐसे ही नौका संचालन से जुड़े हुए लोगों को भी ये सुविधा मिले, इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई के साथ जोड़ना, जो गरीब नागरिक है उनको नाव के लिए पैसा उपलब्ध करवाना, और फिर यह तो व्यवस्था उपलब्ध होगी ही, लेकिन जिन लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा का कवर नहीं है उनको हम आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उपलब्ध करवाएं। बता दें कि महाकुंभ के समापन पर पीएम मोदी ने ब्लॉग लिखा है, जिसका शीर्षक एकता का महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट है, जिसमें उन्होंने लिखा, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, तब वो सैकड़ों सालों की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है। तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है जैसा हमने महाकुंभ में देखा। पीएम मोदी ने आगे लिखा, इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। माँ गंगा, यमुना और सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो तो जनता का क्षमा प्रार्थी हूँ। इस दौरान पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ भी की और लिखा, उनके नेतृत्व में शासन, प्रशासन और जनता ने मिलकर इस एकता के महाकुंभ को सफल बनाया। केंद्र हो या राज्य, यहाँ ना कोई शासक था ना कोई प्रशासक था, हर कोई श्रद्धा भाव से भरा सेवक था। गौरतलब है कि गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 के दौरान सबसे बड़े समन्वित सफाई अभियान का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने पुरस्कार प्राप्त किया है, जिससे पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। महाकुंभ में रेलवे की भागीदारी किसी से भी छिपी नहीं है। देश भर के करोड़ों श्रद्धालुओं ने ट्रेन से प्रयागराज पहुंचकर आस्था के संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ के समापन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी प्रयागराज पहुंचे और रेल कर्मियों को उनके सराहनीय कार्य के लिए सराहा भी। इस दौरान अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 16,000 से ज्यादा ट्रेनें 4 से 5 करोड़ श्रद्धालुओं को महाकुंभ के दर्शन के लिए ला रही थी। यह रिपोर्ट आपकी नजर। महाकुंभ 2025 के सफल समापन के बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे। अश्विनी वैष्णव ने प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए रेलवे द्वारा की गई तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही आयोजन में जुटे अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। रेल मंत्री सबसे पहले मेडिकल इमरजेंसी के लिए बनाए गए कक्ष में पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रेनों के सफल संचालन के लिए प्रयागराज मंडल के डीआरएम हिमांशु बडोनी की सराहना की। उन्होंने जीआरपीएससी अभिषेक और आरपीएफ के डिप्टी सिक्योरिटी कमिश्नर वीपी पंडित का भी उत्साहवर्धन किया। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि महाकुंभ हमारी आस्था और देश की एकता का परिचायक है। सभी विभागों ने एकजुट होकर इस आयोजन को सफल बनाया, जिसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करने आया हूं।
जिस तरीके से सभी विभागों ने, रेलवे ने, प्रशासन ने, सिविल डिफेंस ने, जीआरपी ने, आरपीएफ ने, रेलवे के विभिन्न विभागों ने जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑपरेशंस, सब ने जो एक साथ मिलके जो मेहनत की है, आज मैं सबको धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। ये महाकुंभ हमारी आस्था का और साथ ही साथ हमारे देश की एकता का बहुत बड़ा परिचायक है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे विश्व में सबसे लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो उनके नेतृत्व में भारत में इतना बड़ा काम हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, उनके नेतृत्व में इतना शानदार आयोजन हुआ महाकुंभ का। देश विदेश से सब जगह से लोग आए और सबके चेहरे पे भारत की संस्कृति की एक बहुत बड़ी छाप है, बहुत बड़ा लोगों के मन में एक श्रद्धा का भाव है। मैं आज यहाँ पे आया हूँ सबको धन्यवाद देने के लिए। आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि इस महाकुंभ को सफल और श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने के लिए रेलवे ने क्या क्या प्लानिंग की थी। रेलवे ने 2.5 साल पहले शुरू की थी तैयारी। 2019 के कुंभ में लगभग 4000 ट्रेनें चलाई गई थी। महाकुंभ 2025 के लिए 3 गुना से भी ज्यादा ट्रेनों की प्लानिंग की गई। 4 गुना ज्यादा 16,000 ट्रेनों का संचालन किया गया। महाकुंभ में 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने ट्रेनों से सफर किया। रेलवे ने करीब 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। 21 से ज्यादा फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए गए। गंगा नदी पर बड़ा पुल बनाया गया। स्टेशनों पर श्रद्धालुओं के लिए होल्डिंग एरिया बनाया गया। रेलवे ने श्रद्धालुओं के लिए फुटओवर ब्रिज बनाए। महाकुंभ 2025 का सफल समापन देश की आस्था और एकता का प्रतीक बना। रेलवे ने इस आयोजन में अहम भूमिका निभाई, जिससे करोड़ों श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिला। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का प्रयागराज दौरा सभी विभागों के सामूहिक प्रयासों की सराहना और भविष्य में ऐसे आयोजन के लिए प्रेरणा का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। दिल्ली, प्रयागराज और अलग अलग खबरों के बाद अब खबर हरियाणा से। यहां शहर की छोटी सरदारी को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक दिन में सीएम ने कई रैलियों को संबोधित भी किया। इस दौरान प्रदेश की जनता से सीएम का किस तरीके का संबंध देखने को मिला, किस तरीके का एक इंटरेक्शन देखने को मिला, वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ ट्रिपल इंजन की सरकार बनने पर और तेज गति से कैसे काम हो सकता है, ये भी हम आपको समझाएंगे, क्योंकि ये बात लगातार तमाम नेता दिखाते बताते नजर आते हैं। चुनाव चाहे बड़ा हो या फिर छोटा, बीजेपी पूरी शिद्दत के साथ लड़ना जानती है। शहर की छोटी सरकार के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक दिन में कई जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। गुरुवार को सीएम सैनी ने सबसे पहले कुरुक्षेत्र के पीपली में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद कैथल के सीवन, कलायत और पुंडरी में जनसभा की और फिर करनाल के लीलोखेड़ी और इंद्री में सीएम की जनसभा हुई। इस दौरान सीएम सैनी ने दावा किया कि उनकी सरकार बनने पर विकास कार्यों को और गति दी जाएगी। आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार भरपूर पहले भी मिला है। आज मोदी जी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं, ये ट्रिपल इंजन की सरकार बना दीजिए, 3 गुना ताकत से ये सरकार काम करेगी, गति से काम करेगी। हम गति से काम कर रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जिसने हरियाणा प्रदेश के जीवन के लोगों के जीवन को बदलने का काम किया है।
नायब सिंह सैनी दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात कर लौटे थे, लिहाजा उन्होंने इसका जिक्र किया और बताया कि पीएम मोदी ने प्रदेश के विकास कार्यों की हमसे जानकारी ली है। आज प्रधानमंत्री जी ने पूछा, 40 मिनट बात करते रहे, 40 मिनट प्रधानमंत्री जी एक एक विषय पे पूछा। कहने लगे कितने दिन हो गए? मैं कहा जी 100 दिन हो गया। मैं कहा भी प्रेस करी थी, मैं कहा बुकलेट भी बनाई, क्या क्या काम करे, सारे पूछ रहे थे। कितने बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं प्रदेश में, गति क्या है, कब तक पूरे होंगे, सभी के बारे में प्रधानमंत्री जी पूछ रहे थे। वहीं कुरुक्षेत्र के पीपली पहुंचे सीएम सैनी ने दावा किया, निकाय चुनाव में भी बीजेपी का कमल खिलने जा रहा है और प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, हमारे पूरे हमने अधिकारियों को भी कहा है, मुस्तैदी से काम करना है, गति से काम करना है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमारी ये सरकार 3 गुना गति से हरियाणा प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेगी। हमारे पास वो विजन है, हमारे पास वो नियत भी है, हमारे पास वो नीति भी है। हम गति से काम करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद अब बीजेपी निकाय चुनाव में अपना दम दिखा रही है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दावा है कि इस चुनाव में भी बीजेपी का कमल खिलने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।